हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इससे प्रीवियस टॉपिक्स जितने भी है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सबकी वीडियोस यूट्यूब के चैनल पे ऑलरेडी हैं, अवेलेबल है। आप वहां पर अच्छे से 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम लोगों ने मेन ध्यान रख के बनाया गया नीट स्टूडेंट्स के लिए कि नीट स्टूडेंट को अब इससे हट करके कहीं और ना पढ़ना पड़े और इतने टॉपिक से उनका कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो जम के करते रहे। इसके अलावा ये वीडियोस जितनी भी हैं, ये लेक्चर सीरीज जितना भी है, ये जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए। जीनोम क्या होता है कि जो टोटल डीएनए कंटेंट है किसी सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर जब टारगेट करते हैं तो यहां पर टारगेट हम लोग हैप्लॉइड सेट की बात करते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट। अगर ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर टोटल एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है और उस 46 क्रोमोसोम में जो दो सेट है किसके हैं, ऑटोसोम्स के। 22 के दो सेट्स हैं, 22 ऑटोसोम्स है और उनके कितने हैं, दो सेट्स हैं। इसके अलावा एक्स वाई है या तो एक्स एक्स है। तो अगर यहां पर हम लोग सिंगल हैप्लॉइड सेट की बात करते हैं तो 22 इनको तो कंसीडर करना ही करना है, इसके अलावा एक्स को भी करना है और एक वाई को करना है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम को कंसीडर करना पड़ेगा, 24 क्रोमोसोम को कंसीडर करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर ह्यूमन के पूरे जीनोम की स्टडी करनी थी। उस जीनोम में सीक्वेंस क्या है, कौन सा जीन किसके बाद आता है, कौन सा जीन किसके पहले आता है, किसी जीन में म्यूटेशन होने से क्या चेंज होता है, एमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसको 1990 में शुरू किया गया और 1990 में इसको शुरू किया गया है और 2003 तक ये चलता रहा है। लगभग 13 साल तक ये प्रोजेक्ट रन करता रहा। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, ठीक है, बहुत सारा पैसा खर्च होता रहा। क्यों? क्योंकि अगर उस समय हम लोग सीक्वेंसिंग की ही बात करते हैं 1990 में, तो सीक्वेंसिंग बहुत महंगी थी। एक न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करने के लिए लगभग $3 की सीक्वेंसिंग, $3 खर्च हो रहा था। और अगर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में बात करें तो अगर 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स मान के चलते हैं तो अगर $3 मान के चलते तो 9 × 10⁹, दैट इज $9 बिलियन का खर्चा आ रहा था लगभग, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देते हैं। एक बात और ध्यान रखते हैं, तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 था उसमें लगभग 3000 जीन के आसपास था, ठीक है। तो 3000 जीन के आसपास था, सबसे बड़ा क्रोमोसोम माना गया, सबसे ज्यादा जीन वहां पे माने गए। तो उनको सीक्वेंस करने में एक्स्ट्रा टाइम लगा। मतलब अनाउंस तो हो गया 2003 में, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके साथ 3 साल और एक्स्ट्रा लगे, 2006 में जाके वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ऐसी चीजें रहती है। यहाँ पर इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट है तो भैया फंड तो बहुत सारा चाहिए ना। तो फंड जो है वो फंड कौन दे रहा था, तो शुरुआत जो कर रही थी वो हो रही थी वेलकम ट्रस्ट यूके। एक वेलकम ट्रस्ट था यूके का, उसने शुरुआत कराई। लेकिन जो मेजर रोल प्ले कर रहा है पूरी दुनिया में अभी भी वो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दो मेन रोल प्ले करते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही लगाना है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और एनआईएच मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया। जापान हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, चाइना हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। अपना इंडिया नहीं है इसमें, कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो टारगेट क्या बनाया गया था, 3 × 10⁹ बेस पेयर को बनाया गया था। तो ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर है, 3 × 10⁹ बेस पेयर। सबके सीक्वेंसिंग में लगभग $9 बिलियन लगता है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि एक को सीक्वेंस करने में उस समय लगभग $3 पर बेस पेयर सीक्वेंसिंग का खर्चा आ रहा था। टू स्टोर ऑब्टेन डेटा इन टाइप्ड बुक्स। अब इतना सारा जब न्यूक्लियोटाइड है, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड से जो डेटा निकल के आया, बहुत बड़ा डेटा निकल के आया, और अगर इसको बुक्स में लिखा जाए तो ऐसी बुक्स लगभग 3300 बुक्स भर जाएगी। और हर बुक में 1000 पेज होंगे और हर पेज में लगभग 1000
लेटर लिखे जाएंगे, लगभग नहीं एग्जैक्टली 1000 लेटर लिखे जाएंगे। तो आप खुद ही सोचो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 3300 1 3 0 ये और 30 ये। हम लोग इसको क्या नहीं लिख सकते, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 नहीं लिख सकते। तो वहीं से तो ये डेटा आया कि इतनी बुक्स भर जाएंगी, इतनी बुक्स फिल हो जाएंगी, वहीं से तो आ रहा है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9। यही तो, इतने ही तो बेस पेयर है हमारे एप्लॉइड सेट में भाई। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहानी चल रही है। बोल रहा है कि द इनॉर्मस डेटा आल्सो नेसेसिटेट टू यूज द हाई स्पीड। अब इतना बड़ा डेटा, इतनी बड़ी बुक, इसको रीड करना, इसकी स्टडी करना बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए अब कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, यहाँ पे कंप्यूटेशनल स्टडी की जरूरत पड़ी। यहाँ पर एक बायोलॉजी की ब्रांच भी इमर्ज हुई है ना, इवॉल्व हुई, जिसका नाम कहे हुए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत पड़ी, जिसमें हम लोग किसी भी डेटा को बहुत तेजी से एनालाइज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं इस ब्रांच की मदद से, इस तरह की स्टडी से। ठीक है, तो ये होने वाला है। अब लोग सिंपल पढ़ने जा रहे हैं, गोल्स क्या थे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, तो उसमें क्या गोल्स बनाए गए और क्या आउटकम्स निकल के आए सामने। तो बोला गया कि वहां पर गोल था कि लगभग 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन के अंदर। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, लगभग 3 × 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स को, बेस पेयर के सीक्वेंस को पता करना कि किसके बाद कौन न्यूक्लियोटाइड आता है। इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, एनालाइज करना और रिट्राइव करना एक तरह का गोल था। इसके अलावा यहाँ से जो भी डेटा निकल के आ रहा था उसको यूज करके जो हमारी इंडस्ट्रीज है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनको भी फ्लरिश करना, उनकी भी ग्रोथ में प्रमोट कराना। कौन? जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन हो गया, इन सबकी भी ग्रोथ में प्रमोशन कराना है। जैसे मान लेता है हेल्थ है, अब मान लिया कोई एक जीन है, उस जीन का हमें सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है, मान लिया वो जीन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाती है और उसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया, एक दूसरा इंसान था उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने से उसके अंदर क्या हो गया, एक बीमारी हो गई सिकल सेल एनीमिया। अब जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया थी उसके सीक्वेंस को नॉर्मल इंसान के सीक्वेंस से कंपेयर किया तो पता चला जो 6th कोडान है वहां पर म्यूटेशन है, जो 6th अमाइनो एसिड है वहां पे म्यूटेशन है। अब पता कर, अब आप लोग जो हेल्थ इंडस्ट्रीज है वो लोग पता करें, जो दवाइयां बना रही है वो लोग पता करें, स्टडी करें, R&D उनका काम करे कि क्या ऐसा किया जाए कि ये 6th कोडान, कौन सी ऐसी दवा दी जाए कि जो 6th कोडान काम कर रहा है या 6th कोडान पे जो म्यूटेशन हो रहा है वो म्यूटेशन ना हो पाए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज, मान लिया रेमिडिएशन कराना है या एग्रीकल्चर में कोई जो जीन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो वो कौन सा जीन है, उसका सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस पता किया गया। आर्टिफिशियली उस जीन को बना करके फिर बैक्टीरिया में डाल करके चेक किया जा रहा है क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन पॉसिबल है, क्या इंसुलिन, ह्यूमन के इंसुलिन को बैक्टीरिया के द्वारा बनाना पॉसिबल है, पॉसिबल है। ऐसे ही तो निकल पाया, ह्यूमन के इंसुलिन को ह्यूमन के जो इंसुलिन बना रही है जिसको ह्यूमुलिन बोल रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन को क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन बोलते हैं, वो जो टुकड़ा है उसको बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया और खूब सारी इंसुलिन बनाई गई, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा कुछ यहाँ पर चलने वाला है। एड्रेसेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, इन सारे इश्यूज को भी एड्रेस करना इनका गोल था। लेकिन रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर? रिजल्ट मिला कि पहले बोला गया कि ह्यूमन के अंदर जो बेस पेयर है वो 3.3 × 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है, लेकिन बाद में पता चला, जब स्टडी हुई तो पता चला इतने बेस पेयर नहीं है, बल्कि बेस पेयर कितने हैं, 3164.7 × 10 टू द पावर 6। इसी चीज को अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 3.1647 × 10 टू द पावर 9, मतलब 3.3 की उम्मीद थी लेकिन थे कितने, 3.16 थे, मतलब थोड़े से कम थे। चलिए भाई, बुक में हम लोग वही 3.3 ही पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, द एवरेज जीन कंसिस्ट, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, ये जो जीन है, अब इन क्रोमोसोम में सबसे बड़ा क्रोमोसोम 1 है और इसके पास लगभग 3000 जीन, लगभग 2968 जीन्स पाए जाते हैं। सबसे छोटा जो है वो वाई क्रोमोसोम है जिसके पास 231 ही जीन पाए जाते हैं, ठीक है। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस, मान के चलते हैं कि जो एवरेज जीन होता है उसके पास लगभग 3000 बेसेस होते हैं, लेकिन यह कोई फिक्स नहीं कि हर जीन में 3000 बेस पेयर ही होंगे, अलग अलग जीन में अलग अलग तरह से नंबर ऑफ बेस पेयर वेरी कर सकता है। जैसे कि डिस्ट्रोफिन जीन जो है
उसके पास 2.4 मिलियन बेस पेयर हैं, जबकि ह्यूमन इंसुलिन के पास केवल 1425 बेस पेयर है। तो ये वेरी कर सकता है जीन के जीन, लेकिन एक एवरेज मान के चला गया है कि 3000 बेस पेयर से मिल करके लगभग हर जीन बनता है। ठीक है। एट द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन जो था वो एस्टिमेट किया गया था 30,000, जो कि बहुत ज्यादा था। ठीक है। प्रीवियसली एस्टिमेटेड 80,000 एंड 1,40,000। समझ पा रहे हो कितना बड़ा लैप्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर पता चलती है, कि लगभग सारे के सारे, है ना, हम सारे ह्यूमंस में जो जीन है वो लगभग सेम है। कितना सेम है? 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो है वो सेम हो रहा है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड सेम हो रहे हैं। मतलब अगर 99% सेम होते तो क्या होता? मान लेते हम हैं, मैं हूं, या ए है कोई, ध्यान दो भाई, और कोई बी है। ए और बी के बीच में कितने परसेंट सिमिलरिटी है? 99%। मतलब हर 100 पर एक डिफर है, हर 100 पर 1 डिफर हो रहा है। तो अगर 99.9 है तो कितना? 1000 पे एक डिफर हो रहा है। ये आपको लग रहा है ना कि ज्यादातर तो सेम ही है, तो डिफरेंट कितना हुआ है भाई? बहुत डिफरेंस है। अभी देखो 1000 में एक, 10,000 में, 1000 में एक, तो 10,000 में 10, 1 लाख में 100, इसी तरह से बिलियन में कितना होगा? मिलियन। ठीक है। तो कितना गैप आ रहा है? 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, सब में लगभग चेंज है। अब बात यहाँ पे ध्यान देना कि जब आगे हम लोग और स्टडी करें तो जरूरी नहीं इतना ही चेंज हो। अब 2 सगे भाइयों में चेंज ज्यादा कम हो सकता है, और कजिन्स के बीच में चेंज ज्यादा हो सकता है, और हम यहाँ बैठे कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है उसमें और भी ज्यादा चेंज हो सकता है। तो डिफरेंस वेरी कर सकता है। द फंक्शंस आर नोन फॉर ओवर 50%, है ना, 50% के आसपास ही जो जीन है उनका फंक्शन नोन है, और 2% जीनोम जो है, जीनोम का टोटल 2% पार्ट ही कोई जीन कोड कर रहा है। ठीक है। जीन्स का 50% जीन है जिनका कोई फंक्शन पता है, बाकी का फंक्शन ही नहीं पता चल रहा है, उस पर स्टडी चल रही है। और जितना मेरा जीनोम है उसका 98% पार्ट जो है वो कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी प्रोटीन वो कोड करता ही नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 98% हम लोग बोल सकते हैं वो जंक है, उसको क्या बोलते हैं? जंक डीएनए बोलते हैं। 2% जो है वो कोडिंग डीएनए है। ठीक है। 98% क्या है? जंक डीएनए हो गया। जंक का मतलब कबाड़ है, लेकिन वो कबाड़ नहीं, अभी बड़ा यूज होने वाला है उसका। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो टोटल उसी पे बेस्ड है, तो अभी देखेंगे आगे। बोला जा रहा है रिपीटेड सीक्वेंसेस। अब ये जो कबाड़ होता है वो काहे से मिलकर बनता है? वो बनता है रिपीटेड सीक्वेंसेस से। बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जो रिपीट करके चले जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एजीटीसी है, तो अब एजीटीसी ही रिपीट करता चला जा रहा है, बार 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 बार, हजारों बार, लाखों बार। ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। ठीक है। और यही मेजर पोर्शन जो है ह्यूमन के जीनोम का कवर करते हैं। सब हमें पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब रन किया गया, ह्यूमन जीनोम की स्टडी की गई, तब साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर इन ह्यूमन। साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन ढूंढी जहां पर 2 इंसानों के बीच में केवल एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क पाया जा रहा है। भाई ये बात थोड़ा समझने वाली है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड एसएनपी का मतलब क्या है? एसएनपी का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एसएनपी का क्या मतलब है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कितना है? 1.4 मिलियन ऐसी साइट्स देखने को मिल रही हैं। 1.4 मिलियन ऐसी साइट्स देखने को मिल रही हैं जहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइडल पॉलीमॉर्फिज्म देखने को हो रही है। अब बात समझते हैं क्या हो रहा है। मान लिया कि ह्यूमन का ये बहुत बड़ा सा कोई एक इंसान था, उसका ये इतना बड़ा डीएनए है और उसके ऊपर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइडल सीक्वेंस लगे हुए। मान लिया लगा हुआ है AGTC, फिर ऐसे ही AGTC, फिर लगा हुआ CCAG, फिर लगा हुआ CCAA, कुछ भी जो आपका मानो, GGGC, कुछ भी, TCTT, कुछ भी लिख सकता है। ऐसे बहुत बड़ा सा डीएनए है। इसी के कंपैरिजन में एक और इंसान है, उसके सारे न्यूक्लियोटाइड तो सेम है, लेकिन अंतर कहां पे आ रहा है?
पता चला कि एक पोजीशन पे टी की जगह, कहीं पे टी की जगह ए है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाकी सब तो सेम है, केवल एक पोजीशन, एक न्यूक्लियोटाइड डिफर है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, ऐसे वहां पे वहां पे वहां पे हर कहीं पे देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे, कहां पे, लगभग 1.4 मिलियन जो लोकेशन है वहां पर देखने को मिला। ये कहां पे पता चला, ये हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आउटकम्स में, रिजल्ट्स में देखने को मिला। चलिए भाई आगे हम लोग देखते हैं कि अप्रोचेस क्या थे। अप्रोचेस दो थे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब रन किया गया तो केवल उनको फोकस किया गया जो जीन केवल एक्सप्रेस करने में पार्टिसिपेट करता, मतलब एक्सोनिक सीक्वेंसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं ESTs, ऑन द डीएनए पार्ट दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड मेक RNA, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं RNA। RNA में मेजर पोर्शन किसका, एक्सॉन का पार्ट बात हो रही है। आर सीक्वेंस हियर, यहाँ पे केवल उनकी सीक्वेंसिंग हुई। यहाँ पे किसको फोकस किया गया, केवल एक्सोनिक सीक्वेंसेस को फोकस किया गया, क्योंकि वो केवल एक्सप्रेस करते थे, इसलिए उनको बोला एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। दूसरा आ रहा है सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें पूरा का पूरा जीनोम जो एक्सप्रेस करे ना करे, जो कोडिंग है वो भी, जो जंक है वो भी, नॉन कोडिंग है वो भी, सबको पूरा होल जीनोम कोड किया जा रहा है। यहाँ पे होल जीनोम का सीक्वेंस किया जा रहा है। मुद्दा ये आता है कि सर ये सीक्वेंसिंग होती कैसे है, इस बात को भी तो जरा बतलाइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करिए आप, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करिए, उसको छोटे छोटे क्लोन बना लिए बैक और एग से। यैक का मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से आप जाकर के उसको क्लोन कर लीजिए। ठीक है, क्लोनिंग कैसे क्या होती है वो एक अलग चैप्टर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वो पढ़ाने बैठेंगे यहाँ पे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो अलग चैप्टर वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक को ईस्ट में डाला गया क्योंकि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक को डाला गया बैक्टीरिया में, तो होस्ट जो है बैक्टीरिया या ईस्ट है, और यहाँ पे जो बोल सकते हो वेक्टर डीएनए है वो आपका यैक और बैक होने वाला है। बोला जा रहा है इनका फिर एम्प्लीफिकेशन, तो यहाँ पे पीसीआर का रोल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे किसकी बात आ रही, पीसीआर, बार बार इनको एम्पलीफाई किया गया, फिर इनको सीक्वेंसिंग की गई सैंगर सीक्वेंसिंग का यूज करके। ठीक है, सीक्वेंस आर अरेंज, फिर इन सीक्वेंस को ओवरलैप्ड जो सीक्वेंस हो रहे हैं उनसे उनके मैनर में अरेंज करके उनको उन रीजन को ओवरलैपिंग मैनर में अरेंज किया गया। पता चला गया कि कौन सा जीन या पूरा सीक्वेंस का पूरे जो न्यूक्लियोटाइडल सीक्वेंस है उनका क्या पैटर्न देखने को मिल रहा। भी वाली बात समझाता हूं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते क्या बोल रहा है। मान लिया एक टुकड़ा ऐसा है जहां पर था AGTC, ठीक है, एक टुकड़ा ऐसा मिला, एक टुकड़ा और मिला जहां पे था CCCA GGTCA G, और एक टुकड़ा और मिल रहा है जहां पर क्या है, जहां पर है आपका CCCA। ठीक है, अब अगर इन तीनों को मैच करते हैं तो देखो यहां पर हो क्या रहा है कि ये वाला टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा यहां से यहां तक ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, कभी ये यहां से यहां तक ये ओवरलैप कर रहा है, तो हम लोग का एक टुकड़ा बन गया क्या, AG। कभी जीवन में आपने पजल अगर खेला होगा T, ठीक है, तो वहां से ये बातें आप कर सकते हो G। बाकी ये तो दोनों में सेम था, दोनों टुकड़े सेम थे, तो आगे की कहानी लिखेंगे GGTCAG, और फिर इसको मैच किया गया तो इसका क्या टुकड़ा मैच हो रहा है, इसका ये वाला टुकड़ा AGGT और AGGT ये मैच हो रहा। तो उसके पहले के भी टुकड़े आपको पता चल गया, उसके पहले का सीक्वेंस क्या है, CCCAGGG। ठीक है, ये हो रहा है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये 5' है और ये 3' है, इसको पोलैरिटी का ध्यान रखना होता है, उसके बेस पे किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाली पॉइंट क्या बोल रहा है। बोला क्या जा रहा है कि अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स टू जनरेट कंप्लीट स्ट्रैंड, है ना। अब ये हम लोग खुद बैठ करके मैचिंग नहीं करेंगे, वो कंप्यूटेशनल है, सारा डेटा कंप्यूटर पे डाला गया, ठीक है, इंटर कर दिया गया और वो अलाइन करके खुद ही अलाइन करके पूरा एक सीक्वेंस यूनिफॉर्म स्ट्रैंड बना देगा। तो ये कहानी करी जाती है।
चलिए अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्या होता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर बाद में पछताते हैं। यहाँ पर तो है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड भाई, हमने बताया था NIH, है ना, NIH और कौन, यूएस की एक कंपनी थी, क्या नाम था आपका, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, है ना, और कंपनी नहीं बोलना चाहिए था, डिपार्टमेंट था, और NIH ने किया। इन सब में नहीं, इंडिया ने तो किया ही नहीं, तो बात ही खत्म कर दो। दूसरा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन द सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में कौन यूज किया जाता है, किसका यूज होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का तो यूज होता है भाई, PCR का, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस का, DNA सीक्वेंसर का ये भी यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का इसका कोई यूज नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल आइसोलेशन का इसका भी कोई यूज नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से टुकड़े किए जाते हैं और PCR और ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर का यूज है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए, अगर सही ज्यादा पूछा जाए तो भाई ये है यहाँ पे, क्योंकि दो का नाम दिया गया है, ठीक है, तो ये मान के चलेंगे हम लोग, है वो भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं ना, तो दो हो रहे हैं तो मोस्ट करेक्ट जो है वो यही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फाइंडिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है उसको देखते हैं। ह्यूमन हैव अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मेक अप लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, अभी पढ़ा हम लोगों ने, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, भाई तीनों बातें सही है, तो तीनों बातें सही है तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, वीडियो अगर समझ में आती है तो अपने कलीग्स को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे DNA फिंगर प्रिंटिंग। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।